गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम जो अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह होगा। यहाँ फिगर में ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है और आप देख रहे हैं कि यह 1 ओम है, यह 2 ओम है, यह 2 ओम है, यह 1 ओम है। अर्थात R1/R2 R3/R4 के बराबर नहीं है। यदि R1/R2 R3/R4 के बराबर नहीं है, इसलिए यह जो व्हीट स्टोन ब्रिज है यह अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। ऐसे अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको किरचॉफ्स लॉ का उपयोग करना पड़ता है। और किरचॉफ्स लॉ का उपयोग करना पड़ता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपने मन से एक बैटरी इसमें जोड़ देते हैं किसी भी ईएमएफ का। मान लीजिए कि यह ईएमएफ ई हो चाहे भी हो, या हम कोई नॉन वोल्टेज को भी ले सकते हैं। हमने इसको क्या किया, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए किरचॉफ्स लॉ चूंकि लगाना है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको एक बैटरी से जोड़ने की कल्पना किया। मैंने डॉट लाइन से इसलिए दिखा रहा हूं कि यह केवल दिखाने के लिए मैंने V वोल्ट का बैटरी जोड़ा है। यह V वोल्ट के बैटरी से मैंने जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। अब हमने क्या किया कि इस सब का नाम लिख दिया। जैसे यहाँ A है, या A समझिए यहाँ है, तो B यहाँ है, C इसको माने, D इसको माने। अब हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज कीजिए कि सर्किट में बैटरी भेज रहा है करंट I, करंट I भेजा जा रहा है, यह मानकर चल रहा है। यह I करंट जब इससे होकर जा रहा है, सपोज कीजिए कि इसमें I1 करंट गया, 1 ओम रेजिस्टेंस से I1 करंट गया, तो 2 ओम से कितना करंट जाएगा? निश्चित रूप से यह करंट बचेगा I-I1 करंट। अब सपोज कीजिए कि 1 ओम रेजिस्टेंस से इस ब्रिज से होकर I2 करंट जा रहा है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जाना चाहिए? I1 करंट इधर जा रहा है, I2 करंट इधर चला आया, तो बचा कितना करंट? I1 माइनस I2 करंट बच गया। यह बचा I1 माइनस I2 करंट। अब जरा देखिए इस 1 ओम रेजिस्टेंस को, इसमें कितना करंट जाना चाहिए? यह I2 करंट है, यह I माइनस I1 करंट है, यह दोनों जुड़कर करंट का वैल्यू हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। अब हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटी है, I1, I2, I1, I2 और एक V भी है। चलिए V के लिए भी उपाय सोच लेंगे। तो हम सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं लूप ACDA में। Applying KVL in loop ACDA। अब जरा बताइए कि पोटेंशियल ड्रॉप इसमें कितना होगा? AC के लॉ I1 गुने 1, ये बराबर आया, तो I1 इंटू 1 होगा। हम लिख देते हैं 1I1। आपको सीधे हम I1 लिखते, लेकिन आपको दिमाग में समझ में आवे, याद रहे, इसलिए मैंने 1 इंटू I1 लिखा। इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस 1 इंटू I2। C से D की ओर चलेंगे तो प्लस 1 इंटू I2, और D से A पर आएंगे तो क्या होगा? उल्टा दिशा में आ रहे हैं, इसलिए माइनस लिखेंगे, माइनस 2I माइनस I1, और sum of all the potential differences along the closed loop is equal to 0।
तो इसको हम 0 से इक्वेट कर देंगे। अब यहां कितना बचा देखिए, दिस इज -2i, दिस इज -2i प्लस 1i1 प्लस 2i1, दिस इज प्लस 3i1, और क्या होगा प्लस 1i2, यानी प्लस i2 बराबर 0 या 3i1 प्लस i2 बराबर है 2i। यह इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लूप में देखते हैं CBDC, applying KVL in loop CBDC, यहां क्या होगा, CBDC में 2 into I1 minus I2 minus 1 into I minus I1 plus I2 minus 1 into I2 बराबर 0। यहां भी देख लें कि क्या हो जाएगा, 2i1 और यह प्लस i1, 2i1 प्लस i1, दिस इज 3i1 minus 2i2 and minus I2 दिस इज -4i2। फिर से देखिए, -2i2 ये हुआ, यहां -i2 हो गया था, -3i2 एंड -i2 -4i2, दिस इज इक्वल टू, यहां है -i, इधर चलाएगा तो हो जाएगा +i। यह इक्वेशन 2 है। एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 में से 2, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अब क्या होगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3i1 में से i1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। हम लिख देते हैं 3i1 minus 4i2 is equal to I and 3i1 plus i2 is equal to 2i। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3i1 plus i2 is equal to 2i और 3i1 minus 4i2 is equal to I, यह हो गया माइनस, यह हो गया माइनस, और यह भी हो गया माइनस, यह हो जाएगा कैंसिल, यह हो गया -5i2 और यह हो गया -i, यह बराबर हो जाएगा -i, -2i plus i, दिस इज -i। इसलिए i बराबर हो जाएगा 5i2, सो i2 बराबर हो जाएगा i/5, i/5। नाउ applying KVL in loop ACD और यहां से A, क्या होगा, 1 into I1 plus 1 into I2 plus 1 into I2 plus 1 into I minus I1 plus I2 minus V बराबर 0। So you can write 1i, पहले I देखो, 1i, दिस इज I, इसके बाद है 1i1 और ये है -i1, ये I हुआ, यह है -i, यह है +i, तो यह तो कैंसिल हो जाएगा और यह बचा I2
और यह बचा I2, दिस इज 2I2 इज इक्वल टू V। ओके, अब I2 का वैल्यू यहां दे दें तो I प्लस 2 इंटू I2 का वैल्यू निकाल रहे हैं I बाई 5 बराबर V। सो 5I प्लस 2I दिस इज 7I और यह हो गया 7I बाई 5 बराबर है V। अगर सपोज कीजिए कि R बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B, देन V बराबर क्या होगा IR। नाउ V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अब V का वैल्यू यहां दिए हुए हैं 7I बाई 5, सो दिस इज 7I बाई 5 इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। I से I कैंसिल हो जाएगा, इसलिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7 बाई 5 ओम। दिस इज योर आंसर। सो R इक्विवेलेंट इज 7 बाई 5 ओम। तो इस तरह से हम किरचॉफ्स लॉ के द्वारा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व कर सकते हैं। हम चाहे तो करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम चाहे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो यह ज्यादा सहूलियत वाला होगा कि इसको हम शॉर्ट में बनाएं। इतना हमारे पास समय एग्जाम में नहीं रहता है, स्पेशली IIT के एग्जाम में या नेट के एग्जाम में, तो इतना आपके पास समय नहीं रहता है कि इतना लंबा 3 इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए। तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम एक बता रहे हैं आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हम बताएंगे आपको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसके बाद इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके दिखाएंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, मैं बता रहा हूं आपको डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा क्या होता है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में डेल्टा फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, या नदियों में भी डेल्टा बन जाता है। डेल्टा क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप जंगल को डेल्टा फॉरेस्ट कहते हैं, या ये नदियों में भी डेल्टा बन जाता है। उसको आप देखते होंगे द्वीप की तरह, टापू की तरह बन जाता है ट्रायंगुलर शेप का, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। तो ठीक ये रेसिस्टेंस डेल्टा शेप का है, यानी 3 रेसिस्टेंस अगर क्लोज एक सर्किट बनाए तो वह डेल्टा है। 3 रेसिस्टेंस चाहे ऐसा इस तरह से हो या इस तरह से हो, सपोज कीजिए यह भी रेसिस्टेंस हो, यह भी रेसिस्टेंस है, 3 रेसिस्टेंस से ये जो बना यह डेल्टा कहलाएगा। यह भी डेल्टा है, यह भी डेल्टा है, याद रहे, इसलिए इस रूप में हम लिखा है। तो देखें इसमें हम ये जितने नोड्स हैं, ये जितने ज्वाइंट्स हैं, इस ज्वाइंट्स का मैंने नाम रखा है 1, 2 एंड 3। याद रखना है यह कैसे, यह मैं जो फार्मूला भी लिखूंगा, यह फार्मूला कैसे आया यह मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। यह फार्मूला कैसे याद रखा जाए, यह फार्मूला क्या है, यह मैं बता रहा हूं। केवल इस फार्मूला का यूज कर लेना है। अब इस रेसिस्टेंस का मैं नाम देता हूं, इसका नाम हम रखेंगे R12। 1 और 2 के बीच में जो रेसिस्टेंस है उसका नाम मैंने रखा R12। 2 और 3 के बीच में जो रेसिस्टेंस है उसका नाम मैं रख रहा हूं R23। और उसी तरह से आप समझ गए होंगे कि इस रेसिस्टेंस का नाम रखूंगा R31। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, डेल्टा को, इस डेल्टा को स्टार में ट्रांसफर करूंगा। तो स्टार बनाऊंगा कैसे कि कंसीडर करूंगा इस बीच में कोई पॉइंट है, इस बीच में कोई पॉइंट मैं लूंगा और इस पॉइंट को 1 से मिला दूंगा।
इस पॉइंट को 1 से मैंने मिला दिया और रेजिस्टेंस डाल दिया, 1 से मिला दिया। यह पॉइंट था 1। उसी तरह से और इसका नाम रख दिया, 1 से मिलाया तो इसका नाम रख दिया R1। उसी तरह से इस पॉइंट को मिलाया 2 से और इसका नाम रख दिया R2। उसी तरह से इस पॉइंट को मिलाया 3 से और इसका नाम रख दिया R3। अब यहां R1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? सो देखिए, R1 बराबर होगा, अब R1 बना है, इस बीच को मिलाए हैं तो यह बना किस किस से? इससे बना होगा। तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाई तीनों रेसिस्टेंस का सम। यह तीनों का सम क्या है? R12 प्लस R23 प्लस R31। फिर से देख लीजिए, हमने यहां से 1 को मिलाया तो R1 लिखा। R1 कैसे बना होगा? इससे और इससे मिलकर बना होगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए डिवाइड करके। उसी तरह से R2 बराबर क्या होगा? R2 को हम मिलाए हैं यहां से, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। यह हो गया R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाई तीनों का सम कर दीजिए, R12 प्लस R23 प्लस R31। उसी तरह से R3 क्या होगा? R3 मिला है इससे, ये मिला है इससे और इससे, तो कैसे लिखेंगे? R23 इंटू R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31। ये आपका फॉर्मूला होगा। R1 क्या होगा, R2 क्या होगा, R3 क्या होगा। अब हम उसी प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम मैंने पीछे किरचॉफ लॉ से बनाया था, वही प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं ताकि टेस्ट हो जाए कि वेदर द आंसर इज द सेम और डिफरेंट। अगर सेम आंसर आया मतलब यह मेथड सही है। ठीक है, देखते हैं सेम प्रॉब्लम। देखिए, इस प्रॉब्लम को मैं बताता हूं डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से। ये तीनों मिलकर डेल्टा बन गया है, तो मैं लिख रहा हूं, यह हो गया 1 ओम, ये हो गया 2 ओम। अब यहां देखिए, इस तीनों डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट करूंगा। बीच में यहां कोई पॉइंट की कल्पना करता हूं और इसको रेसिस्टेंस से मिला देता हूं। अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? इसका जो भी वैल्यू होगा यह इस दोनों का प्रोडक्ट और तीनों का सम के बराबर। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? 2। दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2 इंटू 1 और तीनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, दिस इज 2/4, दिस इज हाफ, तो इसको हम लिखेंगे हाफ ओम। ठीक उसी तरह से इसको जब मिलाएंगे इस दोनों का प्रोडक्ट, तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, 1/4 दिस इज। और फिर इस दोनों के बीच से मिलाएंगे तो क्या होगा? यह बी पॉइंट है, यह ए था, यह बी क्या होगा? 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस 2, सो दिस इज हाफ ओम। अब आसान हो गया, इस दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए, इस दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए, दोनों को पैरेलल में जोड़ दीजिए, फिर सीरीज में जोड़ दीजिए, तो यह क्या हो गया? 1 ओम और हाफ ओम 3/2 ओम हो गया। दिस इज 3/2 ओम। और इसको दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा? इस दोनों को जोड़िएगा 2 प्लस 1/4, दिस इज 9/4 ओम। और इसको जोड़िएगा तो हाफ ओम, ये है ही, यह बी है। दोनों को पैरेलल में जोड़िएगा, तो पैरेलल में जोड़िएगा तो क्या होगा? 1/r बराबर है 2/3 प्लस 4/9, यह 3 9 एलसीएम 9, यह हो जाएगा 6।
और यह हो जाएगा 4, दिस इज 10/9, इसलिए R बराबर हो जाएगा 9/10। तो यह हो गया, दोनों को जोड़े तो यह हो गया 9/10 ओम और यह हो गया ½ ओम, और दोनों को सीरीज में जोड़े तो क्या हो गया R बराबर 9/10 प्लस ½ यह हो गया 10, 9 प्लस 5, दिस इज 14/10, दिस इज 7/5 ओम, दिस इज योर आंसर। क्या यह आंसर पहले की तरह है? क्या यह आंसर वही था? 7/5 ओम था, किरचॉफ्स लॉ से भी निकाले थे, तो अभी भी यही हो, अभी भी वही आंसर है। सो दिस मेथड इज करेक्ट। कल हम लोग पढ़ेंगे स्टार डेल्टा के, डेल्टा स्टार के बाद पढ़ेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, और उस पर भी कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।